Hello students. In this part I will discuss about the process of DNA replication. So the process of DNA replication means synthesis of new strand of DNA from the parent strand. The process of replication occurs during S phase of cell cycle. During S phase, from the parental strand, new strand of DNA is synthesized. So in this part I will discuss how DNA synthesis occurs, what is the actual mechanism of DNA replication. So in this part I will discuss about the mechanism of DNA replication. Mechanism. DNA डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में दोनों स्ट्रैंड की पॉलरिटी डिफरेंट होती है. वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इज directed towards 3' to 5' and another strand lies towards 5' to 3' because both the strands are anti-parallel. दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है, इसलिए दोनों स्ट्रैंड में पॉलरिटी डिफरेंट होती है. वन स्ट्रैंड इज इन 3' to 5' डायरेक्शन एंड द अनदर स्ट्रैंड इज इन 5' to 3' डायरेक्शन. तो डीएनए का रेप्लिकेशन, ये पूरा हमारा डीएनए एक स्ट्रैंड है, ये इतने लंबे से स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन होगा कहाँ पर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से करें, किस पार्ट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. तो डीएनए के पास खुद का ही अपना मैसेज होता है और डीएनए के पास जो रेप्लिकेशन करने के लिए मैसेज है वो कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस के फॉर्म में होता है एंड द स्पेसिफिक सीक्वेंस इज ARS, ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस, और इट इज कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो सपोज ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड के पास कहीं पर ये कुछ खास तरह के सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे. दीज सीक्वेंस आर ARS, ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, और इट इज कॉल्ड ORI सीक्वेंस, और इट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. इसी पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. रेप्लिकेशन के लिए जितने एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सबसे फर्स्ट एंजाइम जो ARS को आइडेंटिफाई करेगा वो हेलिकेज होगा. हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसॉल्व करता है और डिसॉल्व करके डीएनए स्ट्रैंड को फ्री कर देता है. तो हमारे पास ARS सीक्वेंस अट्रैक्ट करेगा हेलिकेज को, जिसके कारण हेलिकेज एंजाइम यहाँ ARS के साथ बाइंड होगा और बाइंड होकर के ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसॉल्व करना शुरू करेगा. हाइड्रोजन बॉन्ड अगर इस स्ट्रैंड का डिसॉल्व होता है तो कुछ इस तरह का हमें हाइड्रोजन बॉन्ड अलग होने के कारण ये हमारे पास स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होने शुरू होंगे और अट्रैक्शन के कारण जो ऐसे थे ये दूर हो गए एक दूसरे से, और ये सेपरेशन डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेशन कहलाएगा मेल्टिंग ऑफ डीएनए. तो हेलिकेज एंजाइम रिजल्ट से मेल्टिंग ऑफ डीएनए, ये डीएनए को के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसॉल्व करेगा, मेल्ट कर देगा, जिसके कारण ये डीएनए स्ट्रैंड ऐसे ओपन होगा. याद रखना है कि राइट साइड के दोनों साइड से रेप्लिकेशन होगा. द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, दोनों साइड से होगा. लेकिन जब ये इसको मेल्ट करेगा तो धीरे धीरे हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा जो कि ये स्ट्रक्चर हमारा वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्म कहलाएगा. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्म. ठीक है, इसके बाद ये दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए. वन स्ट्रैंड इज इन 3' to 5' एंड अनदर इज इन 5' to 3'. तो यहाँ पर हमारे पास जब ओपन हो जाएंगे ये स्ट्रैंड, तब इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर ला करके दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इस तरह से हमारे पास नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाएगी
और ये डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो पहला स्टेप मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेज इज, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला मैकेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट इज origin of replication. So first is origin of replication. Origin of replication. Origin of replication. In the DNA strand, some specific sequences are present. In the DNA strand, some specific sequences, are present. These sequences are called, these are ARS, autonomic replicating sequence. Autonomic replicating sequence. This is also called origin of replication. Also called, it is also called origin of replication. It is also called origin of replication or ORI site. इसी को हम लोग, यहीं से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, फर्स्ट पॉइंट। अब ORI साइट कितने होंगे एक डीएनए के पास, तो अगर हम प्रोकैरियोट्स को डिस्कस कर रहे हैं, रेप्लिकेशन का प्रोसेस अगर हम प्रोकैरियोट्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इन प्रोकैरियोट्स सिंगल ORI साइट इज प्रेजेंट इन द डीएनए, बट इन यूकैरियोट्स मेनी रेप्लिकेटिंग साइट्स आर प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर अप्रॉक्स 3500 ORI साइट्स आर प्रेजेंट. तो ये कई हो सकते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल होता है. ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट इन प्रोकैरियोट्स, ये नीट के लिए क्वेश्चन बनेगा. इन प्रोकैरियोट्स सिंगल, इन प्रोकैरियोट्स सिंगल ORI site is present. However, in eukaryotes, several ORI sites are present. For example, in Drosophila melanogaster, example in Drosophila melanogaster, ORI साइट आर प्रेजेंट. क्लियर, ORI पता चल गई. रेप्लिकेशन हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले और अभी हम तैयारी को डिस्कस कर लें कि इसके अलावा क्या चाहिए. तो हमें डीएनए का पॉलीमराइजेशन करना है. डीएनए इज अ पॉलीमर एज इट इज फॉर्म ड्यू टू पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो हमें डीएनए का पॉलीमराइजेशन करना है. डीएनए के पॉलीमराइजेशन के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए. तो न्यूक्लियोटाइड्स सेल साइकिल के जीएन फेज में बनकर रेडी होता है, यानी सारे न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस हम लोग जीवन फेज में कर लेते हैं. अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जो आपने जीवन फेज में तैयार किए सेल साइकिल के, इनको एस फेज में हम लोग यूटिलाइज करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए. तो यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जब हम सिंथेसाइज करते हैं तो ये हमारे पास नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं.
इनका हमें एक्टिवेशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसको चार्ज कर दें, इसको हम एनर्जी रिच बॉन्ड दे दें, तो ये हमें प्रोवाइड करेगा एनर्जी। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसमें से एनर्जी लिबरेट होगी, एंड दिस एनर्जी विल बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे तो हमारे बीच दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ पर हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो तुरंत हमें कौन एनर्जी प्रोवाइड करेगा? तो हम जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक्टिवेटेड फॉर्म में, ताकि जब ये न्यूक्लियोटाइड फिर से सिंपल होकर के पॉलीमराइजेशन करे तो ये एनर्जी को लिबरेट कर दे, और उस एनर्जी से हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दें। क्लियर हो रहा है बात? तो हमारे पास सेकेंड स्टेप होगा एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड स्टेप इज एक्टिवेशन, सेकेंड स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स 4 चाहिए हमें डीएनए के सिंथेसिस के लिए ना। इन डीएनए 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। एडिनोसाइन, डीऑक्सीराइबो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज गुएनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट एंड थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। इन सारे मोनोफॉस्फेट को हमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म करना, इसमें सब में हमें फॉस्फेट बॉन्ड को ऐड करवा देना है, ताकि ये एनर्जी रिच हो सके, और ये एनर्जी रिच केमिकल बॉन्ड जब ब्रेक करे तो एनर्जी को लिबरेट करे, और उस एनर्जी से हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की सिंथेसिस करने के लिए एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स आपने जीवन फेज में सिंथेसाइज किए थे, उन सब का एक्टिवेशन होगा। तो क्या क्या सिंथेसाइज किए थे? DAMP, डीऑक्सीराइबोज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज गुएनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। All the 4 nucleotides are activated in the presence of H3PO4 and enzyme phosphorylase to form the ATP, GTP, CTP, TTP। डीऑक्सीराइबोज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सारे मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट, आपको पता है ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी रिच। डीऑक्सीराइबोज गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लिया। सो सेकेंड स्टेप में हमने एक्टिवेशन कर लिया सारे न्यूक्लियोटाइड्स का। क्लियर? अब हमें प्रोसेस को इनिशिएट करना, अब हमें प्रोसेस को शुरू करना है, क्योंकि आपने जो भी प्रिपरेशन थी वो सारे प्रिपरेशन को आपने कर लिया। सो द थर्ड स्टेप इज initiation of replication. Third step is initiation of replication. replication की शुरुआत, initiation of replication। हमारे पास ORI साइट है। This ORI site will attract the helicase enzyme, due to which the helicase enzyme starts melting of hydrogen bond present between the 2 DNA helix. The process is called melting of DNA. The 2 strands of DNA separates, and the process of replication starts in 2 directions. So it is bidirectional. Okay. So initiation of replication क्या होगा initiation में? तो ARS or ORI attracts the helicase enzyme, The enzyme binds to the ORI site. The enzyme binds to the ORI site and starts breaking the
hydrogen bond present between the टू हेलिक्स, दोनों हेलिक्स के बीच के नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच, नाइट्रोजन बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग ऑफ डीएनए कहेंगे। दोनों स्ट्रैंड हमारे सेपरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, अब जब दोनों स्ट्रैंड हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे तो आप जानते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड में प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग होती है और प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग के कारण उसमें इंटर बाइंडिंग का टेंशन होता है। सो टू रिलीज द टेंशन ऑफ इंटर बाइंडिंग another enzyme is required and you know the name of enzyme. The enzyme is topoisomerase. ये टोपोआइसोमेरेज इंटरबाइंडिंग के टेंशन को रिलीज कर देगा ताकि आप डीएनए रेप्लिकेशन स्मूथली कर सकें। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल। डीएनए रेप्लिकेशन इज bidirectional. DNA replication is bidirectional. As in DNA strand, plectonymic coiling occurs. Plectonymic coiling occurs due to which it creates tension of interbinding. समझ में आ रहा है? Interbinding. This tension is released by topoisomerase एंजाइम। ठीक है, तो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम उसके जो इंटरबाइंडिंग के टेंशन है उस टेंशन को रिलीज करेगा ताकि दोनों स्ट्रैंड हमारे स्ट्रेट रहें, ये फिर से कॉइल ना कर जाए। अगर प्रोकैरियोटिक सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इन प्रोकैरियोट्स अनदर एंजाइम इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ टोपोआइसोमेरेज एंड द एंजाइम इज जाइरेज। द जाइरेज एंजाइम ऑफ प्रोकैरियोट एक्ट्स एज बोथ हेलिकेज एंड टोपोआइसोमेरेज। सो ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए यहाँ पर कि प्रोकैरियोट्स में हेलिकेज एक्टिविटी को कौन करता है। इन प्रोकैरियोट्स gyrase enzyme is present which acts as both helicase and